डॉक्टर रितु, इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि मेरी छोटी बहन के समान है, बल्कि उससे बढ़कर है, क्योंकि पढ़ी लिखी योग्य महिला है। मैं क्यों चाहूँगा कि कोई योग्य महिला जो है हमारे समाज में पिछड़े। मैं तो समर्थन करना चाहता हूँ, भरपूर समर्थन करना चाहता हूँ, लेकिन सच्चा समर्थन, झूठा नहीं, दिखावा नहीं। मैं समझाने का काम करता हूँ कि भाई आप लोग जो हैं बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। संविधान में जो है संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा कहलाता है, एक राज्यसभा कहलाता है। अंग्रेजी में एक को लोअर हाउस और दूसरे को अपर हाउस कहते हैं। जो लोकसभा है उसमें चुनाव लड़ने की कोई अहर्ता नहीं है, कोई शर्त नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि समाज में जो बेरोजगार युवक हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, तो उनको सामाजिक कार्यों में लगाओ, उनको नेता बनाओ, उनको बोलना सिखाओ, उनको मंच दो, उनको आर्थिक सहायता दो, ताकि वो बड़े नेता बन सकें, लोकसभा का चुनाव लड़ सकें और लोकसभा का चुनाव लड़के जो है लोकसभा में पहुंच सकें, विधानसभा का चुनाव लड़ें, विधायक बन सकें। जब बुद्धिजीवी वर्ग इन युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को जो खाली घूम रहे हैं, जिनकी उम्र भी हो ली है, अब नौकरी की कोई संभावना नहीं है, लेकिन योग्यता आ गई है, पढ़ लिख गए हैं, या कोई अनपढ़ व्यक्ति भी जो कि बहुत अच्छा योग्य व्यक्ति है, बोलना जानता है, समझदार है, इनको जब सपोर्ट करके लोकसभा में भेजेंगे, सांसद बनाएंगे, विधानसभाओं में भेजेंगे, विधायक बनाएंगे, तो वहाँ से एक शक्ति पैदा होती है विधान परिषद में जाने की, एमएलसी बनने की, राज्यसभा में जाने की, राज्यसभा सांसद बनने की। और यहाँ पर कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, यहाँ पर जनता के बीच नहीं जाना पड़ता। ये अपर हाउस है, ये बौद्धिक लोगों का हाउस है, बौद्धिक लोगों का सदन है। यहाँ पर जो है समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले लोग जाते हैं। उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि मान लीजिए लोकसभा में जो लोग हैं सभी अनपढ़ लोग चुनकर चले गए, नासमझ लोग चले गए। कोई बिल जो है उन्होंने गलती से पारित कर दिया, समझ में नहीं आ रहा था उनको, क्योंकि इतना समझ नहीं है, खाली बहुमत के आधार पर ही वहाँ पे बिल पास होना है, कानून पास होना है। पास हो गया, पास होने के बाद राज्यसभा के पास गया पास होने के लिए, वहाँ पर बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने उस बिल में, उस कानून में देखा कि बड़ी असंगति है, ये तो खतरनाक कानून है, या फिर देश के लिए हितकारी नहीं है, देश के लोगों का भला नहीं होगा। तो वो वहाँ पर जो है अपनी सलाह के साथ उस बिल को वापस लोकसभा का भेज देंगे और लोकसभा उस पर पुनर्विचार करके उनकी सलाह को देखकर, सोचकर, उसको सही करके फिर पारित करने का काम करेगी। इस तरह से संविधान के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही सूझबूझ से जो संसदीय प्रणाली को अपनाया है, वो बहुत ही तरीके से अपनाया है। लेकिन इस बात को बहुजन समाज नहीं समझ पा रहा, बहुजन समाज के लोग नहीं समझ पा रहे। आरएसएस इस बात को समझती है और वो लगातार जो है इन सारी बातों पे काम कर रही है। अब ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये बातें बहुजन समाज को समझाने का काम इन बुद्धिजीवी लोगों को करना चाहिए, इन विद्वान लोगों को करना चाहिए। डॉक्टर रतनलाल जी हैं, महमूद पारचा जी हैं, डॉक्टर रितु जी हैं, लक्ष्मण यादव जी हैं। ये महमूद पारचा जी या रतनलाल जी, लक्ष्मण यादव जी, सभी के लिए मेरी ये सलाह है कि आप लोग इस बात को कहने से गुरेज मत करिए, डरिए मत कि राजनीति नहीं करेंगे। खुलकर कहिए कि हाँ राजनीति करेंगे, लेकिन राजनीति लोगों के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे। तो अक्सर ये कहती नजर आती है कि मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ। मैं डरते क्यों हो? राजनीति तो करना हमारा अधिकार है ना, हम इस देश के नागरिक हैं। जब हमें मौका मिलेगा राजनीति करने का तो राजनीति करेंगे नहीं क्या? क्यों नहीं करेंगे राजनीति? लेकिन अपने समाज का शोषण करके राजनीति नहीं करेंगे, अपने समाज से झूठ बोलकर राजनीति नहीं करेंगे, अपने समाज को गुमराह करके राजनीति नहीं करेंगे। जब हम सामाजिक आंदोलन करेंगे, जब हम समाज के लोगों को जगाने का काम करेंगे, जब समाज के लोग हमारे पीछे आने का काम करेंगे, जब हमें लगेगा कि हाँ अब समाज के लोग जाग गए हैं, अब वो मुझे वोट दे सकते हैं, राजनीति करने में क्या आफत है? जहाँ गवार, बेवकूफ़, मूर्ख, धूर्त, छली, कपटी, इस तरह के लोग राजनीति में जाएंगे, संसद में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, वहाँ जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसको संसद जाने में क्या आफत आ रही है, उसको विधानसभा जाने में क्या? लक्ष्मण यादव जी, ललई सिंह पेरियार यादव जी नहीं हैं, और उनकी जो साठगांठ है समाजवादी पार्टी से अक्सर देखी जाती रही है।
तो बहुजन समाज के लोग जो अब परेशान हो गए हैं बहुजन समाज पार्टी से, बहन जी के तानाशाही रवैये से, तो ऐसे में जो है मौका ढूंढते हैं लोग। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक तरफ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ अब लक्ष्मण यादव जी लगे हुए हैं, और तीसरा एक और मोर्चा जो है वो संविधान बांटने वाले नकली भिक्खू सुमित रतन ने खोल रखा है। वो भी समाजवादी पार्टी में ही जाकर जो है कहीं ना कहीं लोगों को ले जाए। नौकरियों का सारा आंकड़ा प्रस्तुत होने पर भी वो ये चाह रहा है कि समानता का अधिकार स्थापित हो, समता का नहीं, समानता का अधिकार स्थापित हो, और समानता के आधार पर जो है आरक्षण व्यवस्था खत्म कर दी जाए। जय भीम, नमो बुद्धातियों। साथियों, आपने अक्सर लक्ष्मण यादव को लोहिया जी की बात करते हुए सुना होगा, और एक बहुत मशहूर डायलॉग तो आपको भी रट गया होगा कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। साथियों, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जिनको बहुजन समाज के लोगों ने, अम्बेडकरवादी लोगों ने, बौद्ध लोगों ने हाथों हाथ उठाकर रखा, रातों रात हीरो बनाने का काम किया, और उनसे ये अपेक्षा की कि वो समाज के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे, वैसे ही काम करेंगे जैसे पेरियार ललई सिंह यादव जी ने अपने समाज के लिए काम किया, अपने समाज को जगाने का काम किया। लेकिन ये मेरा भूला भाला समाज, मासूम समाज, अभी नायक पूजा में फंसा हुआ है। बाबा साहब ने कहा था कि नायक पूजा मत करना, क्योंकि नायक पूजा तानाशाह को जन्म देती है। तो आपने बहन जी की नायक पूजा खूब की और एक तानाशाह पैदा होगा, होना ही था। बाबा साहब कोई भी बात कह रहे हैं तो गलत थोड़ा ना कहेंगे। और आज जो आप देख रहे हैं कि कितनी मनमानी पार्टी में चल रही है। पार्टी जो है एक व्यक्ति पर आधारित पार्टी हो गई है। पार्टी में संघीय व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, लोकतंत्र व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग कहाँ जाएं, किसको वोट दें? मजबूरी है। खैर चलिए, तो मजबूरी की बात है, लेकिन एक और बहुत बड़ी मजबूरी है, उससे कहीं ज़्यादा गंभीर मजबूरी है। बहुजन समाज पार्टी को आप वोट देंगे, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, तो कम से कम आपकी विचारधारा पर तो काम होगा। आपके लिए लखनऊ में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, नोएडा में इतनी बड़ी इमारत बन गई, समाज के लिए काम तो हुआ, समाज की विचारधारा पे तो काम हुआ। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी शुरू से ही, जब से उन्होंने जो है इस समाज की बात करना शुरू किया है, ऐसा लगा कि अम्बेडकर की बात करना तो खैर उनकी मजबूरी रही। कई मौक़ों पर मैंने जो है बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से उनको सुना और उनकी दिशा देखने का प्रयास किया। उनकी दिशा सीधी सीधी जो है समाजवादी पार्टी की थी, क्योंकि राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी पार्टी के आदर्श हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के आदर्श की अगर हम बात करें तो हवा हवाई है। वहाँ पर कोई नेता मुझे ऐसा नहीं मिलता जो राम मनोहर लोहिया जी की बात पर भी कुछ चलने का काम करते हो। बस बातों की बातें हैं। एक आदर्श चाहिए किसी पार्टी को, तो उनका आदर्श जो है राम मनोहर लोहिया जी। राम मनोहर लोहिया जी ने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया, मैं इनकार नहीं करता हूँ। बहुत अच्छे विचार दिए, और उनका यह विचार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विचार है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसी अवस्था में क्या कहा? आज जब हम इस मुहाने पर पहुंच गए हैं कि अब हमारे लिए लड़ने मरने के लिए ही एक रास्ता बचा है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ईवीएम के द्वारा जो ऐसा लग रहा है कि हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, हमें हमारे लोकतंत्र से वंचित किया जा रहा है, हमें हमारे जीवन से ही वंचित किया जाने का काम किया जा रहा है। तब हमारे पास सड़कों को आबाद करने के अलावा क्या चारा रह जाता है? लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार देकर उस संसद के आवारापन को दूर करने का काम किया था। आपसे ये अपेक्षा की थी कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करके आप संसद को कभी आवारा होने ही नहीं देंगे, और अगर बाई चांस संसद आवारा हो भी जाए तो 5 साल तक आप पर अत्याचार कर सकती है, आपका दमन कर सकती है, आप पर शोषण कर सकती है।
5 साल के बाद तो फिर आपको वोट का अधिकार मिलना ही मिलना है। अगर आप जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, समझदार होंगे तो फिर संसद को आवारा नहीं होने देंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या है, लोकतंत्र की समस्या है कि लोकतंत्र में जो वोटर होता है वो समझदार भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है और अनपढ़ भी हो सकता है और ना समझ भी हो सकता है। और भारत के संबंध में तो ये बात जो है हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के लोग जो है वोट जब करते हैं तो किस आधार पर करते हैं। शिक्षा के आधार पर करते हैं, कुछ तथ्यों के आधार पर करते हैं, राजनीति की जानकारी को लेने के बाद करते हैं या भावनाओं के आधार पर करते हैं। तो साथियों, अब तक जो भारत की राजनीति हमने देखी है उसमें हमने यही देखा है कि भावनाओं के आधार पर यहाँ की जनता वोट करती है। भारत की जनता की भावनाएं जातिवादी हैं, भारत की जनता की भावनाएं धार्मिक हैं, भारत की जनता की भावना भाषा पर आधारित है, भारत की जनता की भावनाएं क्षेत्रवादी हैं, भारत की जनता की भावनाएं तरह तरह की हैं। ये तो कुछ बातें बताई हैं जिन पर आधारित होकर जो जनता वोट करती है। और अक्सर हमने जो है इन्हीं आधारों पर जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं, उनको चुनाव लड़ते हुए देखा है, उनको चुनाव जीतते हुए देखा है और बहुतों को चुनाव हारते हुए भी देखा है। जातिवाद और धार्मिक भावनाएं, ये दो ऐसी भावनाएं हैं जो भारत के चुनावों का मूल है, भारत के लोकतंत्र का मूल बनी हुई हैं। हालांकि ये जो लोकतंत्र है इसके लिए सदैव घातक भावनाएं हैं। लेकिन समस्या तो यही है कि बहुत सारे गुट, बहुत सारे समुदाय भारत में पाए जाते हैं जिनके अपने अपने हित हैं और एक समुदाय का हित दूसरे समुदाय के हित से विपरीत है। हर एक समुदाय जो है अपने लिए अधिकतम शक्ति चाहता है, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, हर एक तरह की शक्ति जो है वो अपने पाले में इकट्ठा करना चाहता है। भाईचारे की भावना नदारद है, भाईचारे की भावना बिल्कुल नहीं पाई जाती। अगर भाईचारे की भावना होती तो गुट नहीं होते, समुदाय नहीं होते, जातियां नहीं होती, धार्मिक भावनाओं का इतनी प्रबलता नहीं होती। लेकिन अगर ये सब मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोगों में भाईचारे की समस्या है, भाईचारे का अभाव है। मैं अक्सर कहता हूं कि सम्राट अशोक ने हथियार त्यागने के बाद भी अपनी सीमाएं, अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाई। वो कैसे बढ़ाई? वो भाईचारे के कारण बढ़ाई। दूसरा राज्य जो निकटवर्ती राज्य है जिसकी सीमाएं भारत की सीमाओं से मिलती थीं, अशोक के राज्य की सीमा से मिलती थीं, उस राज्य में कभी भी कोई समस्या उत्पन्न हुई तो उस समस्या का निदान अगर सम्राट अशोक के पास है तो तुरंत ही वहां पर लेकर हाजिर, पहले से पहले। ऐसे ही अगर कोई समुदाय दूसरे समुदाय की समस्याओं को देखे, उनका निदान प्रस्तुत करने के लिए अगर उसके पास कुछ है तो उसको देखने का काम करे तो समस्या खत्म। भाईचारा इसी को कहते हैं। लेकिन यहां तो समस्या ये है कि एक वर्ग जो है लगातार अत्याचार सहन करने के लिए मजबूर है, लगातार सत्ता से दूर है, लगातार प्रशासन में जो नौकरियां हैं उनसे दूर है, आरक्षण के द्वारा जो उसको नौकरियां प्रदान की गई अभी तक उनकी व्यवस्था उसके लिए नहीं की गई है। लेकिन दूसरा वर्ग जो है उस पर और भी अत्याचार करने के लिए तैयार है, आमादा है, कर रहा है। नौकरियों का सारा आंकड़ा प्रस्तुत होने पर भी वो ये चाह रहा है कि समानता का अधिकार स्थापित हो, समता का नहीं, समानता का अधिकार स्थापित हो और समानता के आधार पर जो है आरक्षण व्यवस्था खत्म कर दी जाए और आर्थिक आधार पर जो है व्यवस्था लागू कर दी जाए। आरक्षण हो तो आर्थिक आधार पे हो। अब यहां पर जो है, और इसके अलावा संविधान का विरोध करने वाले भी लोग हैं, वो भी एक समुदाय है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है साथियों, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी जब इस बहुजन समाज की भावनाओं को देखते हैं तो वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस समाज की भावनाएं अंबेडकर से जुड़ी हुई हैं, बुद्ध से नहीं, अंबेडकर से जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए उन्होंने जो है बाबा साहेब की बात करना शुरू कर दिया। आप उनके जो भाषण हैं, जो यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, उनको ध्यान से थोड़ा सा देखिए, पता लगेगा आपको जो है कि बाबा साहेब तो ये कह रहे हैं कि आपको वोट का अधिकार दिया गया है, आप उससे संसद का आवारापन दूर कीजिए।
लेकिन इस काम को करने के लिए जो लक्ष्मण यादव जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं उनको काम करना पड़ेगा। उनको जो है जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा कि कहाँ पर वोट दें। फिर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी ज्वाइन नहीं करनी है, उनको अपनी एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उनको जो अपना एक ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, बुद्धिजीवियों का एक संघ स्थापित करना पड़ेगा, और संघ के द्वारा जो है फिर या तो किसी पार्टी को समर्थन देना पड़ेगा या खुद की पार्टी तैयार करनी पड़ेगी। और वो जो समर्थन होगा, वो जो पार्टी होगी, दोनों ही जो हैं वो बाबा साहेब की विचारधारा पर आधारित ही होंगी। इसके अलावा कोई अन्य बात वहाँ पर नहीं होगी। तो साथियों, एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए सिर्फ इतना सा बताने के लिए कि लक्ष्मण यादव जी ललित सिंह पेरियार यादव जी नहीं हैं, और उनकी जो साठगांठ है समाजवादी पार्टी से अक्सर देखी जाती रही है। तो बहुजन समाज के लोग जो अब परेशान हो गए हैं बहुजन समाज पार्टी से, बहन जी के तानाशाही रवैये से, तो ऐसे में जो है मौका ढूंढते हैं लोग, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक तरफ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ अब लक्ष्मण यादव जी लगे हुए हैं, और तीसरा एक और मोर्चा जो है वो संविधान बांटने वाले नकली भिक्खू सुमित रतन ने खोल रखा है। वो भी समाजवादी पार्टी में ही जाकर जो है कहीं ना कहीं लोगों को ले जाएगा। तो साथियों, आपको जागना होगा, आपको समझना होगा। मैं धम्मपद ट्रस्ट के माध्यम से बौद्धमय भारत के लिए प्रयास कर रहा हूं, और बौद्धमय भारत किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है, सबके लिए कल्याणकारक है। डॉक्टर ऋतु अक्सर ये कहती नजर आती हैं कि मैं राजनीति नहीं कर रही हूं। मैं डरते क्यों हो? राजनीति तो करना हमारा अधिकार है ना। हम इस देश के नागरिक हैं। जब हमें मौका मिलेगा राजनीति करने का तो राजनीति करेंगे नहीं क्या? क्यों नहीं करेंगे राजनीति? लेकिन अपने समाज का शोषण करके राजनीति नहीं करेंगे, अपने समाज से झूठ बोलकर राजनीति नहीं करेंगे, अपने समाज को गुमराह करके राजनीति नहीं करेंगे। जब हम सामाजिक आंदोलन करेंगे, जब हम समाज के लोगों को जगाने का काम करेंगे, जब समाज के लोग हमारे पीछे आने का काम करेंगे, जब हमें लगेगा कि हाँ अब समाज के लोग जाग गए हैं, अब वो मुझे वोट दे सकते हैं, तो राजनीति करने में क्या आफत है? जहां गवार, बेवकूफ, मूर्ख, धूर्त, छली, कपटी, इस तरह के लोग राजनीति में जाएंगे, संसद में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, वहां जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसको संसद जाने में क्या आफत आ रही है, उसको विधानसभा जाने में क्या आफत आ रही है? तो डरना किस चीज का? राजनीति करेंगे। मैं धम्मपद ट्रस्ट के माध्यम से बौद्धमय भारत करने का काम कर रहा हूं, बौद्धमय भारत के लिए प्रयास कर रहा हूं। उसके लिए एक विस्तृत योजना जो कि बाबा साहेब का जो ब्लूप्रिंट है उसी को लेकर चल रहा हूं। अपनी कोई अलग से खिचड़ी बनाने का काम नहीं कर रहा, केवल उसको ही फॉलोअप दे रहा हूं। और इस फॉलोअप में, इस काम को करने में जब मेरे पास ताकत पैदा होगी और ऐसा अवसर मिलेगा कि मेरे संघ के लोग, धम्मपद ट्रस्ट संघ जो बनाया है, जो उसके द्वारा जो हमने इस संघ के सदस्यों का जो परिष्कार किया है, उनके चित्तों से जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग आदि बीमारियां हैं उनको निकालने का काम कर दिया है, उनके चित्त को परिशुद्ध कर दिया है, शुद्धता अब उनके चित्त में आ गई है। अब वो समाज का बहुत बड़े पैमाने पर कल्याण कर सकते हैं। तो राजनीति करेंगे और भारत के लोगों के कल्याण के लिए राजनीति करेंगे। लेकिन जब तक हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है, लोग हमारा अनुसरण नहीं करते हैं, हमारे पीछे नहीं आते हैं, तब तक हम राजनीति की बात भी नहीं करेंगे। अपना चुपचाप काम करते रहेंगे। हमारे जीवन काल में अगर ये अवसर आए तो ठीक है, नहीं आए तो व्यवस्था का निर्माण करेंगे ताकि हमारे बाद और लोग इस व्यवस्था का हिस्सा बनकर उनको ये मौका मिले, वो इस समाज की सेवा करने के लिए हाजिर हो जाएं। राजनीति जाने के लिए सत्ता का अंश पाकर जो है आपको आर्थिक लाभ तो होता ही है, लेकिन आपके पास एक मौका होता है कि आप अपने समाज का बहुत ही बेहतरी से काम कर सकें। तो जो भावना हमारे पास है, धार्मिक भावनाएं हमारे पास हैं, देशभक्त से भरपूर भावनाएं हमारे पास हैं, तो उसका इस्तेमाल हम समाज के लिए क्यों नहीं करें? तो डॉक्टर ऋतु या महमूद पारचा जी या रतनलाल जी, लक्ष्मण यादव जी, सभी के लिए मेरी ये सलाह है कि आप लोग इस बात को कहने से गुरेज मत करिए, डरिए मत कि राजनीति नहीं करेंगे। खुलकर कहिए कि हाँ राजनीति करेंगे, लेकिन राजनीति लोगों के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे,
अपने लिए नहीं करेंगे। और मैं बार बार जो है इन लोगों को बताने का काम करता हूँ, समझाने का काम करता हूँ। अब मुझे ये टर्म इस्तेमाल करनी पड़ रही है कि मैं समझाने का काम करता हूँ, हालांकि पहले मैं ये टर्म इस्तेमाल नहीं करता था, मजबूरी में करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत टाइम हो गया। अब मैं समझाने का काम करता हूँ कि भाई आप लोग जो हैं बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। संविधान में जो है संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा कहलाता है, एक राज्यसभा कहलाता है। अंग्रेजी में एक को लोअर हाउस और दूसरे को अपर हाउस कहते हैं। जो लोकसभा है उसमें चुनाव लड़ने की कोई अर्हता नहीं है, कोई शर्त नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि समाज में जो बेरोजगार युवक हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, तो उनको सामाजिक कार्यों में लगाओ, उनको नेता बनाओ, उनको बोलना सिखाओ, उनको मंच दो, उनको आर्थिक सहायता दो, ताकि वो बड़े नेता बन सकें, लोकसभा का चुनाव लड़ सकें और लोकसभा का चुनाव लड़के जो है लोकसभा में पहुंच सकें, विधानसभा का चुनाव लड़ें, विधायक बन सकें। जब बुद्धिजीवी वर्ग इन युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को जो खाली घूम रहे हैं, जिनकी उम्र भी हो ली है, अब नौकरी की कोई संभावना नहीं है, लेकिन योग्यता आ गई है, पढ़ लिख गए हैं, या कोई अनपढ़ व्यक्ति भी जो कि बहुत अच्छा योग्य व्यक्ति है, बोलना जानता है, समझदार है, इनको जब सपोर्ट करके लोकसभा में भेजेंगे, सांसद बनाएंगे, विधानसभाओं में भेजेंगे, विधायक बनाएंगे, तो वहाँ से एक शक्ति पैदा होती है विधान परिषद में जाने की, एमएलसी बनने की, राज्यसभा में जाने की, राज्यसभा सांसद बनने की। और यहाँ पर कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, यहाँ पर जनता के बीच नहीं जाना पड़ता। ये अपर हाउस है, ये बौद्धिक लोगों का हाउस है, बौद्धिक लोगों का सदन है। यहाँ पर जो है समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले लोग जाते हैं। उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि मान लीजिए लोकसभा में जो लोग हैं सभी अनपढ़ लोग चुनकर चले गए, नासमझ लोग चले गए। कोई बिल जो है उन्होंने गलती से पारित कर दिया, समझ में नहीं आ रहा था उनको, क्योंकि इतना समझ नहीं है, खाली बहुमत के आधार पर ही वहाँ पे बिल पास होना है, कानून पास होना है। पास हो गया, पास होने के बाद राज्यसभा के पास गया पास होने के लिए, वहाँ पर बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने उस बिल में, उस कानून में देखा कि बड़ी असंगति है, ये तो खतरनाक कानून है, या फिर देश के लिए हितकारी नहीं है, देश के लोगों का भला नहीं होगा, तो वो वहाँ पर अपनी सलाह के साथ उस बिल को वापस लोकसभा का भेज देंगे और लोकसभा उस पर पुनर्विचार करके उनकी सलाह को देखकर, सोचकर उसको सही करके फिर पारित करने का काम करेगी। इस तरह से संविधान के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही सूझबूझ से जो संसदीय प्रणाली को अपनाया है, वो बहुत ही तरीके से अपनाया है। लेकिन इस बात को बहुजन समाज नहीं समझ पा रहा, बहुजन समाज के लोग नहीं समझ पा रहे। आरएसएस इस बात को समझती है और वो लगातार जो है इन सारी बातों पे काम कर रही है। अब ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये बातें बहुजन समाज को समझाने का काम इन बुद्धिजीवी लोगों को करना चाहिए, इन विद्वान लोगों को करना चाहिए। डॉक्टर तनलाल जी हैं, महमूद पारचा जी हैं, डॉक्टर रितु जी हैं, लक्ष्मण यादव जी हैं, ये इन लोगों का काम है। लेकिन अब मैं, क्योंकि एडवोकेट जय भीम प्रकाश कौन खेत की मूली है, कौन है भाई ये, इसका तो कोई नाम भी नहीं है, इसके फॉलोअर भी नहीं है, तो हम इसकी बात क्यों माने? अगर हमने इसकी बात मान ली, इसका नाम कहीं से ले दिया, इसको हमने जो है अपने साथ में ले लिया, अपने साथ में शामिल कर लिया, इसके साथ में मिलकर संघ की स्थापना कर ली, तो ये हीरो बन जाएगा, ये नेता बन जाएगा। अभी पहले से ही जो आपस में हमारे को एक दूसरे से नहीं बनती है। डॉक्टर रतनलाल जी को लक्ष्मण यादव पसंद नहीं है, लक्ष्मण यादव को डॉक्टर तनलाल पसंद नहीं है। एक दूसरे के कौन से किसके फॉलोअर ज़्यादा हैं, इस पर बहस चलती रहती है, ईर्ष्या चलती रहती है, एक और पैदा कर दें। ये समस्या जो है, क्योंकि हमारे चित्तों का परिष्कार नहीं हुआ, हमारे चित्त में स्वार्थ की भावनाएं लिप्त हैं, हमारे चित्त में समाज के प्रति समर्पण नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, समाज के कल्याण की कोई भावना नहीं है। सिर्फ मेरा नाम कैसे हो, मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़े, और मुझे कौन बुला रहा है, मुझे मेरा नाम किसने लिया है, मेरे पीछे कितनी मीडिया है, मेरा कितने लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, इन्हीं बातों पर फोकस है। और इन बातों से समाज का भला होने वाला नहीं है। तो साथियों, जाग जाओ, समझदार हो जाओ। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बेशक तवज्जो मिले या ना मिले, कभी परवाह नहीं की है। ना कभी आपने देखा होगा कि मंच के लिए, माइक के लिए मैंने कभी किसी से कहा हो, मैंने जाकर कहा हो कि मुझे बोलना है, कभी नहीं कहता। डॉक्टर रितु के आंदोलन में मैं कई बार गया, बहुत बार गया,
पहली बार केवल उन्होंने बोलने का मौका दिया और पहली बार जो दृष्टि प्रदान करने का काम किया, उसके बाद दोबारा मुझे कभी उन्होंने इनवाइट नहीं किया। लोगों ने, वहाँ सामने बैठे हुए लोगों ने कई बार बोला कि वकील साहब को बुलवाइए, अच्छा बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि डॉक्टर ऋतु को भी यही पसंद है कि जो वहाँ पर खड़े होकर डॉक्टर ऋतु के बारे में उनकी तारीफ़ों के पुलिंदे बांधें, उनकी तारीफ़ें करें, उनको महान बताएं। उनको जो आंखें दिखाएगा तो उनकी आंखों में आंखों की किरकिरी बन जाएगा, उनकी आंखों में जो तिनका जैसे चुभता है वैसे वो तिनका बन जाएगा। तो साथियों, डॉक्टर ऋतु, इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि मेरी छोटी बहन के समान है, बल्कि उससे बढ़कर है, क्योंकि पढ़ी लिखी योग्य महिला है। मैं क्यों चाहूँगा कि कोई योग्य महिला जो है हमारे समाज में पिछड़े। मैं तो समर्थन करना चाहता हूँ, भरपूर समर्थन करना चाहता हूँ, लेकिन सच्चा समर्थन, झूठा नहीं, दिखावा नहीं, दिखावा करने से दूर। दिखावा यदि कोई कर सकता है तो वो भी समाज के हित में करे, समाज का कुछ भला हो रहा हो। अपना भला तो अपने आप हो जाएगा जब समाज का भला होगा। अगर हमने किसी समाज का कल्याण करने के लिए कोई व्यवस्था बनाई होती तो उस व्यवस्था के कारण समाज का भला होता, तो हमारा भी भला ही होता, क्योंकि हम भी समाज का ही हिस्सा हैं। तो साथियों, इसी हद पे अपनी बात समाप्त करूंगा और उम्मीद करूंगा कि डॉक्टर लक्ष्मण यदि यह वीडियो देख रहे हैं तो आगाह हो जाएं, समझदार बन जाएं। समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको तवज्जो मिल रही है, लेकिन आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य इस समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, पेरियार ललित सिंह यादव जी की तरह एक व्यवस्था का निर्माण करने का होना चाहिए। इस समाज को, जो कि अंधविश्वास में, पाखंड फंसा हुआ है, उसको वहाँ से निकाल कर आंखें देने का काम होना चाहिए। तो साथियों, मैं विदा लूँगा, फिर दूसरे वीडियो में आपसे मिलूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, लगता हो कि हाँ समाज के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, तो शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं भी। आपके कमेंट जिस भाषा में होंगे, सभ्यता में होंगे, असभ्यता में होंगे, एक दीवार की भांति, जैसे उस पर कुछ भी कीचड़ फेंको, पत्थर मारो, कोई असर नहीं होता। मैं भी ऐसा ही करने का प्रयास करूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।